आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत, आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी जौनपुर की, जहां जौनपुर जिले के रामनगर ब्लॉक क्षेत्र के गौरीपुर सिरौली गांव में इस बार एक भव्य दंगल का आयोजन होने जा रहा है। साथ ही बात होगी सहारनपुर की, जहां सहारनपुर के थाना मंडी पुलिस ने मोबाइल टावरों से महंगे उपकरण चोरी करने वाले एक शातिर गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऐसी ही तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। गुजरात के जामनगर में टावर से गिरकर हाथरस के एक युवक की दर्दनाक मौत, शव घर पहुंचते ही अंतिम संस्कार को लेकर तनाव। परिजनों ने ठेकेदार पर लगाया लापरवाही का आरोप। पुलिस और स्थानीय नेताओं के हस्तक्षेप के बाद हालात शांत हुए। जानकारी के मुताबिक संदीप पिछले 1.5 साल से गुजरात के जामनगर में टावर निर्माण कार्य में लगा था। गांव के ही 4 अन्य युवकों के साथ वह एक ठेकेदार के माध्यम से कार्य करता था। कुछ समय पहले वह कुछ दिनों के लिए घर आया और फिर काम पर लौट गया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने के बाद गुजरात पुलिस ने मंगलवार को संदीप का शव हाथरस भेजा, लेकिन शव पहुंचते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। परिजनों ने ठेकेदार या उसके किसी प्रतिनिधि के मौके पर न आने पर नाराजगी जताई और ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। स्थिति बिगड़ते देख हाथरस गेट कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं बसपा जिलाध्यक्ष राज कपूर भी मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत कर तनाव को कम किया। काफी समझाने बुझाने के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार। उम्र कितनी होगी? तकरीबन 38 साल। तो क्या पूरा किस्सा हुआ है? घटना क्या हुई? घटना ये हुई है जे गुजरात जामनगर एक ठेकेदार के साथ काम करने गया था। कब? ये करीब 1.5 साल से कर रहा था। अच्छा। अभी 1 महीने पहले गया है दीपावली के बाद में। वहाँ क्या हुआ है कि टावर पे कल खाना खाने के बाद चढ़ा है, जो चक्की वाले वो टावर होते हैं उस पर चढ़ा है। उसके बाद चढ़ने के बाद पता नहीं इसका पैर फिसला है या क्या हुआ, टावर से नीचे गिरते ही ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई। अच्छा। उसके बाद हम लोगों को ना बताया ना हमें सूचना दी। वहाँ की पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर हमारे और 2-3 बच्चे थे इसके साथ में, उनके साथ में बॉडी को हमारे यहाँ ट्रांसफर कर दिया। ठेकेदार कहाँ है? ठेकेदार तो गायब ही है। ठेकेदार से नहीं का रहने वाला है? कहाँ का रहने वाला है? तुम्हारे कहाँ को बुला लो? एक दाऊ जी का है, एक कलीगढ़ का। क्या नाम है ठेकेदार का? ठेकेदार का नाम है भैया, बोलिए ना। राहुल और मोहित को बुला। चलो तो अब फिर आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है सर कि बेटा एक ही था मेरे भाई पे, यही एक बेटा था। शादी हो गई इसकी? नहीं, शादी। क्या नाम मृतक का? क्या नाम है? संदीप कुमार। हाँ, फिर क्या मांगे? तो सर यही है कि थोड़ा उसको जो सहायता है वो मिलनी चाहिए। कोठी तो कोई बनवाएगा नहीं, कोई कोठी तो बनवाएगा नहीं, जीवन नहीं काटेगा। जो भी है उसका जो बुढ़ापे का सहारा बनता है वो नहीं आई। वहाँ से कोई भी नहीं आया, बस हम 4 बंदे आए थे उधर से। अच्छा, कौन कौन चार? मेरा भाई है, एक ध्यान है, मेरे जीजन का भाई है। मतलब केवल पब्लिक आई है, कोई पुलिस नहीं आई है? माँ को आपके सुपुर्द कर दिया डेड बॉडी को। पिछले जो बात बोल रही तुम चले जाओ, वहाँ पे बंदे आए, वहाँ पे बंदे आए। मेन ठेकेदार है, छोटू आ जाएगा। बुरा इधर का बुरा मामा है, वो गए थे इधर आ हुए। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता अतीक अहमद की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के रामनगर ब्लॉक क्षेत्र के गौरीपुर सिरौली गांव में 10 दिसंबर को एक भव्य कुश्ती दंगल का आयोजन होने जा रहा है। सुबह 10 बजे से शुरू होने वाले इस प्रतियोगिता में जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आजमगढ़ और गाजीपुर समेत पूर्वांचल के कई जिलों के नामी पहलवान हिस्सा लेंगे। ग्रामीण खेलों और पारंपरिक कुश्ती कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस दंगल के लिए अखाड़े की व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध और दर्शकों की सुविधाएं पूरी तरह सुनिश्चित कर दी गई हैं। आयोजन समिति ने बताया कि स्थल पर बड़ा मंच, दर्शक दीर्घा, चिकित्सा सुविधा और पेयजल जैसी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं और स्थानीय युवाओं तथा ग्रामीणों का सहयोग भी लगातार मिल रहा है। गांव में दंगल को लेकर उत्साह चरम पर है और लोग 10 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहले अपना नाम और पता बता दीजिए पूरा। हम कमलेश कुमार यादव, पहलवान, गौरीपुर सिरौली जो है। अच्छा, ये बताइए कमलेश पहलवान जी, इस दंगल का आयोजन कब और क्यों किया जा रहा है? हम यहाँ के सोचते हैं कि बच्चे अच्छे, मतलब यहाँ से खेल के इंटरनेशनल जाएं और यहाँ के बच्चे में उत्साही होए कि कुश्ती और आगे तक बढ़ाया जाए। अच्छा, इस बार दंगल में कितने जिलों और राज्यों के पहलवान आ रहे हैं? अगली बार से ज्यादा इस बार पहलवान आने वाले हैं, किस किस जनपद जो कि बलिया, गाजीपुर, बनारस,
जौनपुर और बाहर से भी कुछ पहलवान बुलाए गए हैं और यहाँ बहुत अच्छी कुश्ती करवाना की पूरी आशा है हम लोग का। क्या इस दंगल में कोई खास मुकाबला होने वाला है? हाँ, ये इस दंगल में इस बार बहुत बड़ी बड़ी कुश्तियां हैं। पहली बार छोटी कुश्तियां थी, लेकिन इस बार बहुत बड़ी बड़ी कुश्ती। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश ललितपुर जिले के आजादपुरा क्षेत्र में एक बार फिर नहर पर दुर्घटना हुई, जब नहर के ऊपर रखे पत्थर टूटने से ट्रैक्टर की ट्रॉली नहर में गिर गई। हादसे में ड्राइवर सुरक्षित बच गया, लेकिन ये घटना क्षेत्र के लिए चेतावनी है। स्थानीय निवासी और समाजसेवी लगातार नहर और पुलों की खस्ता हालत की ओर प्रशासन का ध्यान खींचते रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। आए दिन घट रही इस तरह की घटनाएं सुरक्षा की गंभीर स्थिति को उजागर करती हैं और यदि समय रहते मरम्मत और निगरानी नहीं की गई तो भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना होने का खतरा बना हुआ है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। सहारनपुर के थाना मंडी पुलिस ने मोबाइल टावरों से महंगे उपकरण चोरी करने वाले एक शातिर गैंग का भांडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गैंग का तरीका बेहद प्रोफेशनल था। रात के समय क्यूबक टावर पर चढ़कर RRU और RRH जैसे उपकरण नीचे फेंकता, जबकि 2 अन्य साथी इन्हें बाइक पर लाद कर फरार हो जाते थे। पूरी वारदात 10 से 15 मिनट में संपन्न हो जाती थी। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने जियो, BSNL और एयरटेल कंपनियों के कई उपकरणों सहित चोरी में इस्तेमाल मोटरसाइकिल, स्कूटी और फर्जी नंबर प्लेट बरामद की। SP देहात ने थाना मंडी पुलिस टीम को खुलासे के लिए सराहा है। पिछले कुछ दिनों से जनपद सहारनपुर के कुछ थाना क्षेत्रों में टावर, जो मोबाइल टावर्स हैं, उस पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो लगे रहते हैं, उसकी चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी और इसमें 3 थानों की टीम इस पर काम कर रही थी। थाना मंडी, थाना नागल और थाना कोतवाली देहात, जहां पर इस तरह की घटना हुई थी। और इसमें मैनुअल तथा CCTV दोनों एंगल पर काम किया गया। इसमें फाइनली जो ये घटना करने वाला गैंग है उनको गिरफ्तार किया है, जिनका नाम मुंतजीर उर्फ काला, राशिद पुत्र फूल मोहम्मद और अरशद पुत्र शकूर, ये तीनों मंडी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिसमें कि मुंतजीर और अरशद आपस में सगे भाई हैं और राशिद इनका साथी है। इन लोगों ने कबूल किया कि इनके द्वारा ये जो 4 घटनाएं हैं इन्होंने की है और इनसे 100% जो चोरी हुआ माल है वो बरामद हुआ है, जिसमें कि एक बेसबैंड यूनिट BBU जिसे बोलते हैं और हमारे पास 17 टोटल RRUs, जिसको रिमोट रेडियो यूनिट या रिमोट रेडियो हेड बोलते हैं, जिसमें कि 12 RRUs जो हैं वो जियो कंपनी के हैं, 3 BSNL के, 2 एयरटेल कंपनी के। इसकी कुल कीमत जो है करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए है। एक RRU लगभग 5 लाख रुपए का आता है और उसके साथ कनेक्टिंग केबल्स हैं, अर्थिंग केबल्स हैं। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। थाना जहानगंज एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम ने यूपी कॉप ऐप से FIR डाउनलोड कर पीड़ितों को निशाना बनाने वाले ठगी गिरोह को बेनकाब किया। इस मामले में अंतर्राज्यीय 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। बरामदगी में 2 मोबाइल फोन, 1 फर्जी पुलिस पहचान पत्र, 4 फर्जी आधार कार्ड, 2 सिम कार्ड शामिल हैं। इस सफलता के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों ने यूपी कॉप ऐप से पीड़ितों की जानकारी प्राप्त कर उन्हें QR कोड के माध्यम से ठगी का शिकार बनाया। अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्यवाही की जा रही है। ये आजमगढ़ पुलिस को आज एक बड़ी सफलता लगी। हमारी थाना जहानागंज की पुलिस एवं साइबर की संयुक्त टीम द्वारा एक टीकमगढ़ के गैंग का खुलासा किया गया है। इनके 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनका अपराध करने का तरीका कुछ इस प्रकार था। ये लोग यूपी कॉप ऐप के माध्यम से FIR डाउनलोड करते थे। FIR यूपी कॉप ऐप पर सार्वजनिक रूप से अवेलेबल होती है और फिर डाउनलोड करने के बाद उसके वादी का गांव का नाम प्राप्त करके वहां के प्रधान को नंबर प्राप्त करते थे। प्रधान के नंबर के लिए ये लोग इंटरनेट का यूज करते थे और पंचायती राज की वेबसाइट से प्रधान का नंबर प्राप्त करते थे। प्रधान को फोन करते थे कि आपके यहाँ पे एक महिला है या पुरुष है, उसका FIR लिख गया है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, उसका नंबर आप दे दीजिए तो हम उसकी कुछ मदद कर दें। उसके बाद ये लोग प्रधान से उस वादी का नंबर प्राप्त करके वादी को पुलिस बनकर कॉल करते थे कि हम लोग फलां थाने से दरोगा बोल रहे हैं और आपके केस में हम लोग कार्रवाई करा देंगे, अच्छी कार्रवाई करा देंगे।
कुछ पैसे की व्यवस्था कर दीजिए, कुछ पैसा भेज दीजिए। और QR कोड के माध्यम से ये लोग पैसा मांगते थे, जिसमें ये लोग 2,000 रुपये से लेके और 20,000 रुपये तक, 25,000 रुपये तक की डिमांड करते थे। पुलिस की सहायता के लिए वादी लोग उनको पैसा ट्रांसफर कर देते थे। हमने इनका CDR और पूरे गिरोह के सदस्यों का CDR और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट एनालाइज किया। इसके आधार पे इनका लगभग 15 से 20 लाख का ट्रांजैक्शन होना पाया जा रहा है। इसके अलावा इनके मोबाइल से जब हमने प्राप्त किया तो उसमें 20 से 22 FIR ऑलरेडी डाउनलोडेड थी, जिनको शिकार बनाने का प्रयास कर रहे थे। इस पर हम लोग आगे और भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसमें हम लोग को आशंका है कि इन्होंने करोड़ों की घटना इसमें की है और आगे हमने आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। थाना सिधारी क्षेत्र अंतर्गत 2 दुकानों में चोरी की घटनाएं सामने आई। घटना की जानकारी मिलने पर CO सिटी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी ने बताया कि टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और सबूतों का संकलन कर रही है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए छानबीन जारी है। सिधारी पर चोरी की घटना का मामला है, तो प्रथम दृष्टया क्या नजर आया? देखिए, सिधारी थाना अंतर्गत पुराना पुल के पास में आज सुबह PRV के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक सोने चांदी की दुकान में चोरी की घटना कारित हुई है। इस घटना पर तत्काल थाने की टीम द्वारा मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। यहाँ पर एक सोने चांदी की दुकान है व उसके बगल में एक इलेक्ट्रॉनिक के सामान की मरम्मत की दुकान, और ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रथम दृष्टया कि पीछे से, जैसा कि इनके द्वारा बताया गया है, कि पीछे से जो पुल की तरफ का एक गेट है उसको तोड़ करके चोरों द्वारा यहाँ पर घटना कारित की गई है। जो सोने चांदी की दुकान है उसमें तिजोरी में रखा हुआ सारा सामान सुरक्षित है। बाहर जो मरम्मत का सामान इनके द्वारा बताया जा रहा है कि वो ले गए हैं, उसकी सूची बना रहे हैं और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। नुकसान की सर अभी आकलन किया गया, अभी आगे बताया जाएगा। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। निदेशालय महिला कल्याण UP एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी आजमगढ़ के निर्देशानुसार 9 दिसंबर को जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय आजमगढ़ द्वारा मिशन शक्ति फेज 5 के तहत बाल विवाह मुक्त भारत और स्वावलंबन कैंप पर विशेष अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम ब्लॉक पलहनी के जाफरपुर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में संपन्न हुआ। डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर प्रीति उपाध्याय ने छात्राओं और अध्यापिकाओं को बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ दिलाई और बताया कि बाल विवाह एक सामाजिक अपराध है जो लड़कियों को उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और बचपन से वंचित करता है। कार्यक्रम में जेंडर स्पेशलिस्ट अनु सिंह, विद्यालय वार्डन रीता पासवान और अन्य स्टाफ मौजूद रहे। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। इगलास कोतवाली में तैनात दरोगा अर्जुन आंजना द्वारा एक जूनियर अधिवक्ता आकाश राणा के साथ अभद्रता और मारपीट किए जाने पर स्थानीय अधिवक्ताओं में रोष फैल गया। घटना के अनुसार जूनियर अधिवक्ता 3 दिसंबर की रात अपने मित्र की जन्मदिन पार्टी में शामिल होने गए थे, जहां पुलिस द्वारा अन्य लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा था। आकाश राणा ने कारण पूछने पर दरोगा ने अश्लील गाली गलौज करते हुए मारपीट की और उन्हें छोड़कर चले गए। इस पर दी सिविल एंड क्रिमिनल बार एसोसिएशन इगलास के अध्यक्ष सत्यप्रकाश शर्मा व पदाधिकारी एवं सदस्यगण पुलिस क्षेत्राधिकारी महेश कुमार के पास शिकायत लेकर प्रदर्शन कर कार्यवाही की मांग की। 24 घंटे तक कार्यवाही न होने पर अधिवक्ताओं ने कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव रखा। एसोसिएशन के इस मौके पर अध्यक्ष सत्यप्रकाश शर्मा के अलावा पूर्व अध्यक्ष नवीन कुमार शर्मा, राकेश कुमार निम, महेंद्र सिंह, दीनदयाल शर्मा आदि उपस्थित थे। क्या कहना चाहते हैं सर? हम ये कहना चाहते हैं कि एक इंटर्नशिप अधिवक्ता के साथ वो पुलिस द्वारा जो कुकृत्य किया गया है, बद्दी गालियाँ और मारपीट और उसके कॉलर को पकड़ के ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया है, तो उक्त घटना के संबंध में इगलास बार एसोसिएशन और अधिवक्ताओं में बहुत भारी व्याप्त असंतोष है। उसको आगामी कार्रवाई के लिए हमारे अध्यक्ष जी ने अभी कहा है कि कल से कोई रूपरेखा तैयार करके आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। और इसके संबंध में हम बता दें कि कल से ही हमारे यहाँ स्ट्राइक है, कल भी थी, आज भी है। उच्च अधिकारियों से संपर्क में लगे हुए हैं। माननीय बार काउंसिल उत्तर प्रदेश को सूचना दे दी गई है और
पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय से जब आपने कहा है संज्ञान लेने के लिए, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय को हमने बताया तो उन्होंने बताया कि अभी थोड़ी देर में मीटिंग करते हैं और हम आपको बुलाते हैं, इस संदर्भ में आपसे बात करने के बाद ही कोई निर्णय ले पाएंगे। फिर उसका परिणाम क्या हुआ? अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है क्षेत्राधिकारी महोदय के द्वारा। कितना समय व्यतीत हो गया अब तक? कल से 24 घंटे हो चुके। 24 घंटे से अधिक समय व्यतीत हो गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। कोई सुनवाई नहीं हुई। अधिवक्ता क्या चाहते हैं? अधिवक्ता चाहते हैं कि न्याय हो, पानी का पानी दूसरा तू साफ हो। आपका क्या नाम है और क्या काम करते हैं आप? मेरा नाम आकाश राणा है, मैं जूनियर इंटर्नशिप अधिवक्ता हूँ सिविल कोर्ट क्लास में। क्या मामला है कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है आपके यहाँ पे, जो अधिवक्ता अपने कार्य से विरत हो रहे हैं, क्या मामला है पूरा? मामला एक छोटा सा मामला कुछ दोस्तों के साथ गठित हुआ था, जिसे देखते हुए मुझे बताया कि वहाँ मामला हो गया है, तो मैं वहाँ मौके पर पहुँचा। मैंने दरोगा जी से बताया कि दरोगा जी ये अपना पर्सनल मामला, कोई दिक्कत नहीं, मैं सुलझवा दूंगा इसको और आप छोड़िए। तो उन्होंने दरोगा जी ने डायरेक्ट मेरे साथ में अभद्रा से व्यवहार किया, गाली गलौज की मेरे साथ में, और अन्य कांस्टेबल भी थे। दरोगा जी का नाम था अंजना, और अन्य कांस्टेबल भी थे जिन्होंने, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरा फ़ोन छीन लिया उन्होंने, फ़ोन भी अपने पास जब्त कर लिया और मेरा कॉलर पकड़कर पीछे से मुझे लात मारी एक कांस्टेबल साहब ने और मुझे गाड़ी में ले आए। उसके बाद में और दूसरी जगह मुझे गाड़ी में ले गए LV स्कूल पे, वहाँ पे इनके पास 3-4 गाड़ियाँ थीं, कोई नहीं था, मैं ही इनके साथ था। गाड़ी में मेरे साथ गाली गलौज मारपीट करते आए और मुझे उतारा वहाँ पे LV स्कूल पे, वहाँ भी मेरे साथ में इन्होंने गाली गलौज की और मारपीट भी की वहाँ पर भी। फिर इन्होंने किसी के पास फ़ोन किया, शायद इंस्पेक्टर साहब के पास में या फिर अन्य किसी उच्च अधिकारी के पास में फ़ोन किया होगा। अब बताया पता नहीं क्या हुआ उन्हें। फिर मुझे वहीं पर छोड़कर चले आए। उसके बाद LV के स्कूल पर आपको छोड़ दिया? LV के स्कूल आपके साथ क्या अभद्रता की, किस तरह से गाली दी है? मुझे माँ बहन की गाली दी, मेरे अधिवक्ता समाज को गाली दी। जब मैंने इन्हें बताया कि मैं एक अधिवक्ता हूँ, जूनियर इंटर्नशिप अधिवक्ता हूँ, तो मुझसे बोला कि साले तुम अधिवक्ता ऐसे ही हो, तुम अधिवक्ता को गर्मी ढीली कर दूंगा, समझते क्या हो अधिवक्ता अपने आप को, और मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, खास तौर पर अधिवक्ताओं के लिए ही आया हूँ, तुम्हारी गर्मी तो मैं निकाल के रख दूंगा। अब यहाँ आपकी बार में क्या चर्चाएं चल रही हैं, क्या प्रचर्चा है इसकी? और मेरे सीनियर गुरुजन हैं, जो भी स्ट्राइक चल रही है, कल से स्ट्राइक चल रही है, आज भी स्ट्राइक है हमारे यहाँ पे, और जो भी हमारे गुरुजन फैसला लेंगे। क्या मामला है? हमारे सिविल कोर्ट में एक आकाश नाम के जो इंटर्नशिप करते हैं हमारे वकील हैं, उनसे हमारी थाना इगलास की जो पुलिस द्वारा अभद्रता की गई और हमारे जूनियर द्वारा ये बताया गया कि मैं वहाँ दीवानी में वकील हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वकील कहने के बाद में वो पुलिस वाले उत्तेजित हो गए और अभद्रता की और गाड़ी में डाल दिया। जब हमें सुबह मालूम पड़ा कि हमारे जो इंटर्नशिप कर रहे हैं आकाश, उनके प्रति अभद्रता हुई है, तो हमने आपातकालीन बैठक बुलाई और बैठक में पुलिस वालों की निंदा की और उनके खिलाफ बार का प्रस्ताव भेजा, जिसमें हम कार्य से विरत रहे। ये कौन कर्मचारी थे जिनके द्वारा जो तुम्हारी जो लॉयर है उनसे अभद्रता की गई है, क्या नाम है उनका? उनका कोई अर्जुन सिंह। इगलास से सीनू संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। रायबरेली जिला अस्पताल में चेस्ट पेन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिसंबर माह में अब तक लगभग 55 से 60 मरीज भर्ती हो चुके हैं। भीषण ठंड के चलते ये संख्या बढ़ रही है। हालांकि अस्पताल में ठंड से बचाव के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। वार्डों में हीटर, कंबल, दवाइयां और इंजेक्शन की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। CMS डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार ने बताया कि इमरजेंसी की स्थिति में अन्य संसाधनों की भी उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। राणा बेनी माधव बख्श सिंह ने बताया कि जिला अस्पताल में मरीजों की लंबी लाइनें लग रही हैं, लेकिन सभी को उचित देखभाल मिल रही है। मरीज भर्ती नजर आ रहे हैं और अपने यहाँ रायबरेली जिला अस्पताल में किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या आंकड़ा है 1 दिसंबर से? इस महीने लगभग हमारे पास 50 से 60 मरीज आ चुके हैं इस टाइप के, और मेरे पास पर्याप्त मात्रा में दवाएं, हीटर और कंबल की व्यवस्था है। हमने वैकल्पिक व्यवस्था भी कर रखी है, अगर किसी भी समय हमको इस टाइप के कंबल या हीटर या किसी चीज़ ज़रूरत पड़ती है किसी वार्ड में, तो वो तत्काल ही स्टोर से उसको प्राप्त करके मरीजों को ये सुविधा उपलब्ध करा देता है।
रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। सहारनपुर जिले में पुलिसिंग को और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए मंगलवार को कई महत्वपूर्ण पहलें की गई। पहली पहल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने पुलिस लाइन से डायल 112 की 10 नई स्कॉर्पियो गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये वाहन आपातकालीन सेवाओं में शामिल होकर आमजन को त्वरित सहायता प्रदान करेंगे। का रिस्पांस टाइम बेहतर होगा और किसी भी आपात स्थिति में पुलिस टीमें घटनास्थल पर जल्दी पहुंच सकेंगी। दूसरी पहल मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी कार्यवाही के लिए ऑपरेशन सवेरा 2.0 की शुरुआत की गई है, जिससे मादक पदार्थ बेचने और खरीदने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा सहारनपुर पुलिस ने जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायती पत्रों के निस्तारण में पिछले माह प्रथम स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि के लिए संबंधित पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। झंडी दिखाई गई है और किस प्रकार से शहर में कानून व्यवस्था को सुचारू करेंगे? देखिए, जो डायल 112 है उसमें आज 10 गाड़ियां जो हैं नई गाड़ियां बोलेरो हमको मिली है, जो निश्चित रूप से जनता की सेवा के लिए कारगर होंगी और इसमें रिस्पांस टाइम जो हमारा है उसमें और कमी करने में भी हमारी मदद होगी। जैसा कि आपको विदित है कि यूपी 112 एक बहुत अच्छी सेवा है, जिसमें व्यक्तिवादी व्यवस्था से ऊपर उठ के एक सिस्टमवादी व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें जो गाड़ियां हैं वो अपना एक फिक्स टाइम में पहुंचती हैं। उनकी क्वालिटी का एक निश्चित माप होता है, निर्धारण होता है। जिले में किसी भी थाने में हो उसमें वो थाने से इतर अपना जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को लगातार मेंटेन करती हैं और निश्चित रूप से जो 10 गाड़ियां मिली हैं उन गाड़ियों से हम जनता की और अच्छी तरह से सेवा कर पाएंगे। क्या हाईवे के लिए भी सर पेट्रोलिंग के लिए कुछ ऐसा? हाँ, ये गाड़ियां जो है लेटेस्ट मॉडल की हैं, तो निश्चित रूप से इनकी जो रफ्तार है वो तेज़ है। तो ये हमारे जो चेजिंग है, हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं पेट्रोलिंग है, वो पेट्रोलिंग भी हमारी बढ़ेगी, हमारी फ्यूल की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो ये जनपद के लिए बहुत अच्छी सौगात। सर्दियों में सर एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं हाईवेज पर, तो क्या टाइमिंग इसकी रखी गई है? कितने मिनट में पहुंचेंगे अगर शाम? देखिए, ये आपके 21 स्थानों में 26 क्रिटिकल कॉरिडोर टीम्स ऑलरेडी बनाई जा चुकी हैं। जो टीम जो है वो एक्सीडेंट के लिए डेडिकेटेड है। ये टीम्स जो है एक्सीडेंट होने पे इमीडिएटली वहाँ पे मौके पहुँचती हैं। इन्हीं टीम्स के द्वारा एक्सीडेंट की विवेचना की जाती है और इन्हीं टीम्स के द्वारा प्रिवेंशन के सुझाव जो है डीएम सर को हर हफ्ते अब हम लोग भेज रहे हैं कि कहाँ पर कौन से कट को बंद होना है, चालू होना है, या वहाँ पर क्या साइनेज लगने हैं और सारी चीज़ें। तो एक सतत प्रयास है। रोड सेफ्टी की जो मीटिंग होती है वो हर महीने होती है और अब उसको हम हर हफ्ते करके और उसमें नोडल हमारे एसपी ट्रैफिक साहब डीएम साहब से मिलकर उसको अन्य विभागों के साथ मिलकर उन व्यवस्थाओं को बनाते हैं। एट द सेम टाइम जो NHAI की भी जो गाड़ियाँ हैं उसको भी अभी हमारी स्थानीय टीम जो है संपर्क कर रही है कि उनको भी हम लोग एक्सीडेंट प्रिवेंशन के लिए अपार्ट फ्रॉम हमारी जो PRV जो नई PRV मिली है, निश्चित रूप से रिस्पॉन्स टाइम तो इम्प्रूव हो गई। तो इन सब चीज़ों को करते हुए एक्सीडेंट्स का जो है वो कोशिश लगातार हम लोग कर रहे हैं घटने की, और उसमें जो हॉट स्पॉट भी किया गया है कि कहाँ पर ब्लैक स्पॉट है, किस टाइम पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर नो हेलमेट नो पेट्रोल की व्यवस्था खासतौर से उन रूट्स पे जो है वो उन। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ।